हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक स्टडी विद पीके। आज हम आपके लिए लाए हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईटीआई फिटर थ्योरी के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके आने वाले किसी न किसी एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसा कि आपको पता है, यूपी टेबल पेड के थ्रू टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है। लगभग 1 लाख वैकेंसी एएलपी टेक्नीशियन की आरआरबी के थ्रू आने वाली है। डीआरडीओ सेप्टेम्बर का एग्जाम होने वाला है। इन सभी को देखते हुए हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज फिटर थ्योरी की चला रहे हैं। तो आज का ये तीसरा वीडियो है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए देखते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ये जो आपका एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में आरआरबी के थ्रू, ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितने बराबर होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? कैनवस फीते का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो आप बताइए, कैनवस फीते का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। लंबी दूरी मापने के लिए कैनवस फीते का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ब्रिटिश पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए, ब्रिटिश पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, फुट। ब्रिटिश पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? फुट। जैसा कि आपको पता है, इसको कौन सी पद्धति बोलते हैं? एफपीएस। लंबाई का मात्रक फुट होता है, तौल का मात्रक क्या होता है? पाउंड होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? फुट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन है, डिवाइडर कितने प्रकार का होता है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिवाइडर कितने प्रकार का होता है? तो बताइए कितने प्रकार का होता है? इसका आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। डिवाइडर कितने प्रकार के होते हैं? डिवाइडर 2 प्रकार के होते हैं। और कभी कभी पूछा जाता है डिवाइडर किसका बना होता है, किस पदार्थ का? तो ये किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में हमने ये क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है। तो 2 प्रकार के होते हैं क्या? डिवाइडर होते हैं। पहला क्या होता है? एक होता है फर्म जॉइंट, एक होता है फर्म जॉइंट, और दूसरा होता है स्प्रिंग जॉइंट, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के आपके क्या होते हैं? डिवाइडर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बी प्रकार की आग के अंतर्गत कौन से प्रकार की आग आती है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, बी प्रकार की आग के अंतर्गत कौन सी आग आती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। वो कौन सी आग होती है? तैली आग होती है, ठीक है। और लकड़ी कागज़ की आग कौन से प्रकार की आग होती है? ए श्रेणी की आग होती है, ठीक है। और बी प्रकार की हो जाती है तेल आग, यानी कि जो पेट्रोल की आग होती है, इन सबसे जो लगती है वो तैली आग होती है। सी प्रकार की आग होती है किसकी? गैसीय प्रकार की आग जो होती है, सी प्रकार की। और चौथे प्रकार की जो आग होती है, डी प्रकार की, वो होती है क्या? इलेक्ट्रिक आग, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क रसायन वाले अग्निशामक कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका आंसर बताइए। कागज़ की आग के लिए, विद्युत की आग के लिए, तेली आग के लिए, गैसीय आग के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। शुष्क रसायन का प्रयोग कहाँ करते हैं? विद्युत आग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हुक रूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बताइए, हुक रूल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इनसाइड कैलिपर का प्रयोग कहाँ करते हैं? हुक रूल का प्रयोग जो कैलिपर के माप के लिए लिया जाता है वो होता है इनसाइड कैलिपर। और जो अंदर किसी सतह के अंदर की माप लेने के लिए इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। जब बाहर की माप ली जाती है तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं? आउटसाइड कैलिपर का। एक होता है हमारा हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ठीक है। इसको एक और नाम दिया जाता है, उसका नाम क्या होता है? जेनी कैलिपर। तो इस तरह से आपको सारी जानकारी याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन है, स्टील रूल की माप कितनी होती है? तो इसका आंसर आप बताइए। स्टील रूल की माप कितनी होनी चाहिए, यानी कि इसका अल्पतमांक पूछा है स्टील रूल का, तो कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, 1/64 इंच या फिर
1/2 मिलीमीटर भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुनिया के ब्लेड और स्टॉक के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो कितने डिग्री का कोण होता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितना होता है? 90 डिग्री, यानी गुनिया और ब्लेड, गुनिया का जो ब्लेड और स्टॉक होता है उनके बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन सेट का साइज किससे लिया जाता है? तो इसका आंसर बताइए। कॉम्बिनेशन सेट का साइज किससे लिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। स्टील रूल की लंबाई के द्वारा कॉम्बिनेशन सेट का साइज लिया जाता है। जितने भी साइज के क्वेश्चन होते हैं वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरा देखिए और एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के बने जॉबों पर कौन सा मार्किंग मीडिया उपयुक्त होता है? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कॉपर सल्फेट जो होता है एल्युमिनियम के बने जॉबों पर मार्किंग मीडिया के रूप में उपयुक्त होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पंचिंग करते समय प्रिंक पंच के पॉइंट और जॉब के सतह के बीच, ठीक है, जॉब के सतह के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? तो इसका आंसर बताइए कितने डिग्री का कोण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 15 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ड्रिलिंग करने से पूर्व जॉब पर सेंटर मार्क करने के लिए किस पंच का प्रयोग करते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस पंच का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सेंटर पंच। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो सेंटर मार्क करने के लिए किस पंच का प्रयोग करते हैं? सेंटर पंच। और इसका कोण कितना होता है? पॉइंट एंगल, जिसे क्या कहते हैं? पॉइंट एंगल बोलते हैं, और ये होता है कितना? 90 डिग्री का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, एंगल प्लेट में कटे स्लॉटों का उद्देश्य क्या होता है? जॉब को निकालने के लिए, जॉब को क्लैंप करने के लिए, मार्किंग करने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए। तो स्लॉट जो होते हैं उनमें क्या होते हैं? जॉब को सेट किया जाता है, यानी कि फिट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जॉब को क्लैंप करने के लिए एंगल प्लेट में कटे स्लॉटों का उपयोग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, इंजीनियर्स स्क्वायर की शुद्धता कितनी होती है? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंजीनियर स्क्वायर की शुद्धता कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 0.002 मिलीमीटर होती है। आइए अगला क्वेश्चन है, थंब नट किस धातु का बना होता है? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है और आपके ये एनुअल एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर बताइए, थंब नट किस धातु का बना होता है? तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर है गन मेटल। ठीक है, एक प्रकार के गन मेटल होते हैं, इसी के द्वारा क्या बनाए जाते हैं? थंब नट। अगला क्वेश्चन है, स्पिरिट लेवल की शुद्धता कितनी होती है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। शुद्धता यानी कि कितना तक ये शुद्ध माप सकता है, यानी कि इसकी यथार्थता की माप कितनी होती है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 0.02 मिलीमीटर स्पिरिट लेवल की क्या होती है? शुद्धता होती है। अगला क्वेश्चन है, साधारणतया समतल सतह की माप लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए समतल सतह की माप लेने के लिए किस प्रकार के टूल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वो क्या होता है? स्क्वायर हेड। ठीक है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन है, खरोंचनी की नोक तेज करने के लिए उसकी नोक पर कौन सी क्रिया की जाती है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए खरोंचनी की नोक तेज करने के लिए उसकी नोक पर कौन सी क्रिया की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से सभी, यानी कि इसकी नोक को तेज करने के लिए इस 3 प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, हार्डनिंग भी, होनिंग भी, टेम्परिंग भी। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बैंड का एक सिरा तथा दूसरे कितने डिग्री पर रखा जाता है? यानी बैंड का एक सिरा और दूसरे सिरे के बीच कुल कितने डिग्री का कोण होता है? तो इसका आंसर बताइए कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 90 डिग्री का कोण होता है। दोनों सिराओं के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? बैंड के 90 डिग्री का कोण होता है। अगला क्वेश्चन है, मार्किंग की किस विधि द्वारा जॉब पर समांतर और लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। तो मार्किंग की किस विधि द्वारा जॉब पर समांतर और लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं? समांतर रेखाएं ऐसी होती हैं और लंबवत रेखाएं ऐसी होती हैं, ठीक है। जिन दो रेखाओं के बीच दूरी हमेशा समान होती है अनंत तक, इनको क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं बोलते हैं। तो बताइए समांतर और लंबवत रेखाएं किस विधि द्वारा खींची जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेटम लाइन विधि। क्या है ये? डेटम लाइन विधि। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये अगला क्वेश्चन है, वी ब्लॉक किस ग्रेड में बने होते हैं? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए वी ब्लॉक किस ग्रेड में बने होते हैं? ए बी, ए और बी, ए बी सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ए और बी। तो बी ब्लॉक कितने ग्रेड में आते हैं? कुल 2 ग्रेड में आते हैं, जो होते हैं ए और बी ग्रेड। जो ए ग्रेड के होते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं बी ब्लॉक, ठीक है। किसके होते हैं? ये होते हैं हाई क्वालिटी के, ठीक है। और ये किस धातु के बनाए जाते हैं? हाई कार्बन स्टील के, और कभी कभी ये माइल्ड स्टील के भी बनाए जाते हैं जो वी ब्लॉक होते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के जॉब को सहारा देने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी बातें वी ब्लॉक को आपको याद रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सरफेस प्लेट किस पदार्थ का बना होता है? चलिए बताइए। उच्च ग्रेड वाला ढलवा लोहा, पिट वाले लोहा, महीन कणों वाला ढलवा लोहा, एलॉय स्टील। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सरफेस प्लेट किस पदार्थ का बना होता है? महीन कणों वाला ढलवा लोहा का ये बना होता है। आइए अगला क्वेश्चन है, सरफेस गेज का साइज किससे लिया जाता है? जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने आपसे कहा साइज वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर बताइए। पिलर की ऊंचाई से, पिलर की गहराई से, बेस की ऊंचाई से, बेस की लंबाई से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पिलर की ऊंचाई से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सरफेस गेज का साइज किससे लेते हैं? पिलर की ऊंचाई से। अगला क्वेश्चन है, सरफेस प्लेट को और किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरफेस प्लेट को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका एक और नाम क्या होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मार्किंग ब्लॉक। मार्किंग ब्लॉक को और क्या कहा जाता है? सरफेस प्लेट। ये जितने भी क्वेश्चन थे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वीडियो जैसा लगा हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप ये भी बताइए कि हम आपको और भी किस प्रकार का वीडियो ला सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो वीडियो को पूरा देख लिए हैं और आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।